नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हुई वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है और आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की। बलरामपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है, थाना राजपुर। राजपुर के पास में एक बहुत बड़ा घना सा जंगल है, हरितमा का जंगल। हरितमा के जंगल के अंतर्गत एक जगह लगती है जिसका नाम है बांसवाड़ी। बांसवाड़ी जंगल के एक क्षेत्र का ही नाम है। वहां पर 31 जनवरी की शाम 5:30 बजे एक उसी बांसवाड़ी के पास 2-4-10 घरों का कुछ जनजातीय लोग रहते हैं। वहां पर वह अपने भेड़ बकरियों के साथ उसी जंगल में गए हुए थे। जब वह जाते हैं तो किसी और रास्ते से जाते हैं, और जब वह आ रहे थे तो किसी और रास्ते से आ रहे थे। और वह जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर शाम को 5:30 बजे करीब वह देखते हैं कि पेड़ के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है और महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं। अब जैसे ही जो भेड़ बकरी चराने वाले गड़ेरिया कहें या फिर जो भी रहे हों, वो उस गांव के 2-4 लोग जो वहां पर भेड़ बकरियों के साथ थे, जब वह सबको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग उसमें से डरने भी लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब पास में जाता है तो देखता है कि महिला मर चुकी है। महिला की उम्र 30 से 32 साल रही होगी। अब फौरन ही वह लोग दौड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं। गांव में जाकर बताते हैं तो कुछ लोग गांव से दौड़ते हुए उस जंगल में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि महिला की लाश वाकई में वहां पड़ी हुई है। पहले लोग विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब लोग लाश को सामने देखते हैं तो वह फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। अब पुलिस को जब फोन करते हैं तो पुलिस मौका वारदात पर जब पहुंचती है, शिनाख्त करती है, तो उस महिला की पहचान नहीं हो पाती है कि आखिर महिला कौन है। आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं। जो भेड़ बकरी वाले थे उनसे भी पूछताछ होती है। वो कहते हैं साहब, हमें नहीं पता है कि यह महिला कौन है, कहाँ से आई है। हम तो इस रास्ते से जा रहे थे अपनी भेड़ बकरियों के साथ, तो हमने देखा। अब पुलिस उस लाश को लेकर मोर्चरी में रखवा देती है। अब उस लाश की किसकी लाश है, लाश आई कहाँ से? अब पुलिस आसपास क्षेत्रों में कई किलोमीटर दूर तक लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस लाश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस अब उसे मोर्चरी में रखकर इंतजार करती है कि शायद कोई शिकायत दर्ज होगी आसपास के थानों में, या फिर कोई ना कोई ढूंढते हुए इस महिला को तो जरूर आएगा। अब महीनों गुजर जाते हैं। 1 फरवरी आ जाती है, 1 फरवरी 2024। लेकिन अब उस महिला के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस जब थक जाती है उस महिला के बारे में पता लगाते लगाते, तो अब पुलिस इख्तियार देती है, प्रकाशन न्यूज़पेपरों के माध्यम से उसका फोटो प्रकाशित कराती है। इसी बीच एक व्यक्ति जो एक थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि उसकी पत्नी घर से गई है लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, जैसे ही थानेदार पेपर में देखते हैं कि एक महिला के गायब होने की रिपोर्ट प्रकाशित है, फोटो वगैरह देखते हैं, तो उन्हें शक होता है। वो फौरन ही थानेदार से बात करते हैं, जो थाना लगता है राजपुर का। वहाँ बातचीत करते हैं तो वह कहते हैं कि हाँ, जो महिला आपके यहाँ 2 महीने से गायब है, 1 महीने से गायब है, वह हमारे यहाँ मोर्चरी में रखवाई गई है। अब वहाँ की पुलिस जाती है, उसका पंचनामा बनाती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला का पहले गला घोटकर हत्या की गई थी और उसके साथ कई बार रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, दुष्कर्म किया गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। जहां महिला जो है, जिस तारीख को उसकी बॉडी मिली थी 31 जनवरी को, उस दिन से लगाए और उसके 2-4 दिन पहले तक पुलिस आसपास के कॉल टावरों से
कॉल डिटेल्स निकलवाती है, साइबर सेल की मदद लेती है। जब साइबर सेल की मदद लेती है तो जो महिला रहती है उसके बारे में पता चल जाता है कि जो शिकायतकर्ता रहता है वह राजपुर थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है, परसागुड़ी गांव का रहने वाला होता है। अब उसका पति, उसके परिवार वाले महिला की बॉडी को लेकर जाते हैं, जाकर दाह संस्कार करते हैं और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस पूछताछ करती है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। पति बताता है कि एक फोन आया था, उसके बाद वह गई थी। अब पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है और तब जांच पड़ताल में आगे बढ़ती है। कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि एक लड़का जिसने उसको फोन कर बुलाया था उसने ही उसकी हत्या की है। अब उस लड़के को पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है और उसे गिरफ्तार करती है। और जब गिरफ्तार करती है तो जो वह हकीकत बताता है वह बेहद ही डरावना, भयानक और शर्मसार कर देने वाला होता है। दरअसल बलरामपुर के राजपुर थाने के अंतर्गत जो गांव लगता है, परसागुड़ी गांव में दो भाइयों का परिवार रहता था। दो भाइयों के साथ साथ उसके पिताजी, माताजी भी रहते थे। जो छोटा भाई था वह दोनों आंखों से अंधा था, लेकिन कान से काफी तेज सुनता था और काफी मेहनती भी था। और जो बड़ा भाई था वह शादीशुदा रहता है। अब शादी करीब 2 महीने पहले हुई थी। अब शादी के बाद कुछ दिन और गुजरते हैं, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब उसकी पत्नी के खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब जो उसकी पत्नी रहती है उस पर दबाव डालती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर रहना चाहती हूँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब पति बाहर काम करता था तो अपनी पत्नी के कहने पर अपने पत्नी को लेकर अब वह एक जगह लगती है असोला स्थित एक अलग मकान में रहने लगता है। अब देवर बेचारा अंधा रहता है, वह कुछ देख नहीं सकता, ना तो कभी अपने भाभी को देखा, ना तो अपने माता पिता को देखा। अब वह अक्सर अपने भाभी से बातचीत करता है और कुछ पैसे मांगता। दरअसल घर का खर्च चल नहीं पा रहा था, बेहद ही गरीब परिवार था। लेकिन जो उसकी भाभी रहती है अंधे लड़के की, उसकी भाभी अपने पति के साथ रहती थी, सारे पैसे खर्च करती थी। इसी बीच जो लड़का रहता है उसका देवर, उसे लत लग जाती है शराब पीने की। वह जो भी पैसे उसको मिलते वह गुटखा खाता, दारू पीता, मुर्गा खाता, पार्टियां करता, वह और उसके एक मामा का लड़का। अब दोनों मिलकर अय्याशी करते, दारू पीते, शराब पीते, सारा पैसा जो भी घर में रहता उड़ा देते। अब घर वाले परेशान रहते हैं। एक दिन जो उसका अंधा देवर रहता है वह जब घर जाता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ बोलती है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। किस तरह से परिवार चल रहा है यह तुम खुद समझ सकते हो, जब तुम्हें कुछ करना नहीं है। दरअसल जो देवर रहता है उसकी उम्र महज 17 साल रहती है, अभी भी वह नाबालिग रहता है और उसे जो पीने की लत थी, नशे की लत थी, वह पूरी तरह बर्बाद कर रही थी। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं, घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। माँ बाप फोन करते हैं अपनी बहू को और कहते हैं कि बेटा कुछ पैसा चाहिए, कुछ भेज देती तो घर का खर्च चलता। इधर तुम्हारा देवर परेशान करके रखा है, घर में 1 रुपए है नहीं, मैं कहाँ से दूं। अब देवर अपने भाभी को फोन कर कहता है, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। भाभी मना कर देती है, कहती है तुम्हें पीने खाने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी। अब वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद उसका एक जो मामा का लड़का रहता है, उसका ममेरा भाई, उसको फोन करता है और बुलाता है और जाकर बैठकर दोनों दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद जब नशे में होते हैं तो जो ममेरा लड़का रहता है, ममेरा भाई, वो कहता है कि यार मैं होता तो मेरे यहाँ पैसे की कमी नहीं होती, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम देख नहीं सकते हो, कम से कम इतने लोगों को दया आनी चाहिए तुम्हारी भाभी को, भैया को, कि तुम्हारा खर्च वहन कर सकें। अब वो उसको चढ़ा रहा था। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अंतर्गत अगले दिन वह जो जंगल रहता है, हरतिमा के जंगलों में जाता है और वहां जाकर अपने भाभी को फोन करता है। फोन करके कहता है कि भाभी मैं आज जंगल में पार्टी कर रहा हूं, यहाँ आज
हम लोगों ने मुर्गा बनाया है, आप भी आ जाओ। अब उसकी भाभी जो रहती हैं वह कहती है कि तुम्हारे भैया घर पे नहीं है, मैं कैसे आऊं। तो वह कहता है कि यह तो और अच्छी बात है, आइए, मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों यहीं पर हैं, आप भी आ जाइए। अब उसकी भाभी किसी तरह से समय निकालती हैं और उस हरितिमा के जंगलों में चली जाती हैं और बैठकर तीनों मिलकर मुर्गा बनाते हैं। मुर्गा बनाने के बाद दारू पार्टी होती है, शराब पीते हैं। वो अपनी भाभी को भी शराब पिलाता है, तीनों मिलकर जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब जो उसका देवर रहता है, अंधा देवर, और उसका मामा का लड़का, दोनों मिलकर अपने ही भाभी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, एक एक कपड़े निकालने लगते हैं। वह मना करने लगती है लेकिन दोनों नहीं मानते हैं। वह अपनी भाभी का रेप करते हैं। रेप करने के बाद रस्सियों से गला घोटकर उसे मार डालते हैं। जब वह मर जाती है तो देवर देखता है कि उसकी भाभी मर चुकी है, अब वह होश में नहीं है, वह कुछ कर नहीं सकती है। अब उसका देवर अपनी ही भाभी के साथ पैसा न देने का गुस्सा निकालता है और उसके बाद अपनी भाभी के शव के साथ दुष्कर्म करता है। दोनों बारी बारी दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म कर अपने भाभी का मोबाइल लेता है और लेकर वहां से भाग जाता है। जब पुलिस को लाश मिलती है और पुलिस को महीनों लग जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, किसी तरह से पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जब सफल होती है तो पता चलता है कि कोई अपना ही है। जब परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि आखिर कातिल कौन है, और जब लोगों को पता चलता है कि उनका लड़का, अंधा लड़का, और उनके मामा का लड़का, ममेरा भाई, यही दोनों असली कातिल हैं, साजिश करता है। अब कॉल ट्रेस कर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो जो दोनों रहते हैं ऐसी हकीकत बताते हैं कि पुलिस भी दंग रह जाती है, परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं। वह बताते हैं पुलिस को कि जो उसकी भाभी रहती है वो अक्सर उनके साथ बैठकर दारू पीती थी, घूमने भी जाती थी, और इसी का फायदा उठाकर दोनों कई बार पैसे भी लेते थे। लेकिन जब वो पैसे नहीं देती थी तो यह गुस्सा हो जाता था। अब इसे शराब की जो लत थी वो उसे परेशान करती थी। एक दिन वो भाभी से पैसा मांगता है तो भाभी उसे खरी खोटी सुना देती है। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने भाभी को जान से मार दिया और उसके बाद उसके शव के साथ कई घंटों तक दोनों मिलकर रेप करते रहे, दुष्कर्म करते रहे। जब इस घटना की जानकारी लोगों को पेपर, न्यूज मीडिया के माध्यम से मिलती है तो लोग सुनकर बेहद हैरान रहते हैं, बेहद परेशान रहते हैं कि आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी क्रूरता भरी घटनाएं हो रही हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लगेगा यह काल्पनिक है। जरूरत है सावधान रहने की, और इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग जागरूक रहें, सावधान रहें। किसी को हैरान करना या परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहनलाल सेठिया है मीवर राजस्थान से, नरेश उत्तम है गुजरात से, संतोष सिंह हैं उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, शुभम मद्देशिया हैं, यह लखनऊ के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।